हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। आज एक नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इससे पहले हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। परसेंटेज का चैप्टर हमने कर लिया है, प्रॉफिट लॉस का चैप्टर कंप्लीट हो चुका और सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर भी हमारा खत्म हो चुका है। तो अगर आपने क्लासेस को नहीं देखा है तो अच्छे से आप क्लासेस को देख ले, वहां से आप कॉन्सेप्ट को समझ लें। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम मैंने क्या बताया है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये आपको समझना है कि ये जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, क्योंकि भाई ये पहली क्लास है, बेसिक कॉन्सेप्ट की ये क्लास होती है, लेकिन आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये 4 क्वेश्चन भी इस क्लास के अंदर करेंगे। आपको जबरदस्त तरीका बताऊंगा कि कैसे आप एक ही तरीके से ये सारे टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। साथ ही क्योंकि बेसिक क्लास है तो आपको जो मैंने बताया कि ये समझना है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक दूसरे से कैसे अलग हैं और क्या दोनों में सिमिलैरिटी है। भाई जो बेसिक पॉइंट है वो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के अंदर बताए थे। मूलधन बताया था तो यहाँ पर भी मूलधन रहने वाला है, दर बताई है तो दर यहाँ पर भी रहेगी, समय भी रहेगा, छमाही तिमाही सब कुछ रहेगा। लेकिन अंतर कहाँ पर आएगा, तो अंतर आएगा चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में। तो एक बार मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट लिखे हैं जो आपको याद भी रखने हैं और जो आपको समझने भी हैं कि किस तरह से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक दूसरे से अलग होते हैं और कहां पर ये एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो देखिए मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज को रिप्रेजेंट किया है CI से, इनको आप याद रखते चलिएगा। और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट था उसको हम क्या बोलते थे, SI। यानी CI मतलब क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, और SI मतलब क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। तो क्यों इस वर्ड के आगे चक्रवृद्धि लगा हुआ है वो भी हम समझेंगे। एक एक पॉइंट को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला लिखा है CI प्रत्येक वर्ष बदलता है। तो भाई अगर आप SI की बात करते हो, साधारण ब्याज की बात करते हो, तो वहां मैं आपको क्या बता के आया था कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है, बराबर रहता है। लेकिन यहाँ आपने पहली ही लाइन क्या पढ़ी कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, वो प्रत्येक वर्ष बदलता है। तो ये दोनों में क्या हुआ, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या पढ़ते हैं, पहले वर्ष अगर आप 1 साल का निकालते हैं तो जितना आपका SI यानी साधारण ब्याज आता है उतना ही आपका क्या आता है, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज आता है। यानी अगर पहले साल की आप बात करोगे तो पहले साल में ये दोनों बराबर होते हैं। तो भाई हमने क्या 2 बातें पढ़ी, पहली हमने ये पढ़ी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो आपका हर साल बदलेगा। लेकिन अगर हम केवल पहले वाले साल की बात करें तो जितना आपका साधारण ब्याज आता है उतना ही आपका चक्रवृद्धि ब्याज आता है। एक एग्जांपल मैंने लिखा है, इससे हम ये सारी बातें समझेंगे जो मैं ऊपर आपको अभी बता रहा हूं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई आपसे पूछने लगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, तो अगर आपने ये बता दिया तो इसका मतलब आपकी डेफिनेशन पूरी हो गई। क्या लिखा हुआ है, जब आप साधारण ब्याज कैलकुलेट करते हैं तो आपको मूलधन पर ब्याज मिलता है। किस पर ब्याज मिलता है, मूलधन पर। लेकिन जब आप चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो देखिए मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी आपको ब्याज मिलेगा। यही सबसे बड़ा दोनों में डिफरेंस है और इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, इसी कारण से इसको चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। भाई चक्रवृद्धि ब्याज क्यों कहा जा रहा है, एक बार मूलधन पर ब्याज मिला तो अगली बार जब आपको ब्याज मिलेगा तो आपको मूलधन पर भी ब्याज मिलेगा और जितना आपका ब्याज इकट्ठा हुआ उस पर भी आपको ब्याज मिलेगा। यानी एक चक्र चलता रहता है और उसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। तो सबसे मेन जो इसके अंदर डिफरेंस क्रिएट होता है वो यहीं आके होता है, यहीं पर आकर साधारण ब्याज अलग हो जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज अलग हो जाता है। कारण मैंने क्या बताया, भाई जो आपका साधारण ब्याज है वहां हर बार आपको मूलधन पर ब्याज मिलेगा, लेकिन जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप साल में आगे बढ़ते जाएंगे जितना आपका ब्याज इकट्ठा होता जा रहा है उस पर भी आपको ब्याज मिलता चला जाता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है किसमें, साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में। अब मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा है और इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये तीनों पॉइंट समझाऊंगा जो मैंने अभी आपको बताए हैं। क्या लिखा, 400 रुपए का 2 वर्ष का आपको समय दिया गया है, 10% की दर दी गई है और आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में निकालना है। तो
तो भाई अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। आप बोलोगे भाई 100 का मान मुझे क्या दे रखा है, तो ये आपका मूलधन है, तो 100 का मान कितना दिया है 400। क्या कैलकुलेट करना है, 2 वर्ष का समय है, 10% की दर है, तो अगर ब्याज आप प्रतिशत में लाओगे तो 10 की मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए, भाई कितना हो गया 20। तो आपको यही तो कैलकुलेट करना है, साधारण ब्याज आपको निकाल के लाना है। भैया आप कहोगे 100 से काट दिया 4 बार, 20 चौक कितना हो गया 80। तो ये जो आपका साधारण ब्याज है कितना निकल के आया, 80 निकल के आया। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये पहले साल कितना रहा होगा, तो भैया आप कहेंगे ये सब हमारे लिए बहुत सिंपल है, पहले साल भी ये 40 रुपए रहा होगा और ये दूसरे साल भी 40 रुपए रहा होगा। कारण क्योंकि ये आपका साधारण ब्याज है और ये प्रत्येक वर्ष कैसा रहता है, एक जैसा रहता है, यानी पहले साल भी 40 और दूसरे साल भी कितना रहा 40 रहा। लेकिन क्या ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज में भी होगा, तो जरा इस बात को एक बार हम समझते हैं। कैलकुलेट बिल्कुल आप इसी तरह से करेंगे, भाई पहले वाले साल में आप चले तो 400 रुपए का आपको कितना निकालना है, 2 वर्ष का समय है और 10% की दर है। तो जब आप पहले वाले साल पे जाओगे तो आप कुछ इस तरह से कैलकुलेट करिए। अभी मैं आपको जबरदस्त मेथड बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चन को करते हैं, अभी मैं केवल आपको समझा रहा हूं। तो भाई जो पहले वाला साल है 400 पर कितना ब्याज मिल रहा है 10% का, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 400 का 10% निकालेंगे, डिवाइड आपने 100 से करा, कैलकुलेट करा कितना आया 40। अभी आपका केवल कितने साल कंप्लीट हुए, केवल 1 साल कंप्लीट हुआ। तो जरा ये वाली लाइन पढ़िए जो मैंने आपको दूसरी लाइन बताई थी, पहले वर्ष जितना आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है उतना ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कि पहले साल ये भी 40 रुपए आया और पहले साल ये भी 40 रुपए आया। तो भाई ये वाली कंडीशन फॉलो हो गई, प्रूव हो गई, बिल्कुल। अब जरा हम दूसरे साल पे आते हैं, तो डिफरेंस जो क्रिएट होगा, जो अंतर आना शुरू होगा वो यहां से होगा। कैसे, अब जब हम दूसरे साल पे कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले तो हमने वही 400 रुपए लिए जो हमारा मूलधन है, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो मूलधन 400 है, सबसे पहले आपने 400 का 10% निकाल दिया। लेकिन यहां आपको केवल इतना काम नहीं करना, इसी में आपका क्या प्लस हो जाएगा, जितना आपको ये ब्याज मिला था पहले साल में आप इसको लेंगे और इसका भी आप कितना निकाल देंगे, इसका भी आप 10% निकाल देंगे। अब आपको बात समझ में आई होगी कि चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ आके बदलने वाला है। भाई मूलधन पर तो आपने ब्याज निकाला ही और जितना आपका पहले साल का ब्याज था उस पर भी आपको ब्याज मिल रहा है। आप इसको कैलकुलेट करिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से कितना आएगा 40 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो गई, यहाँ से कितना आया 4। तो जो आपका दूसरे साल का ब्याज निकल के आया वो कितना निकल के आया, वो 44 रुपए निकल के आया। जबकि जो साधारण ब्याज था वो दूसरे साल में कितना था, 40 रुपए था। अब आप जरा कैलकुलेट करिए तो यहाँ से 2 साल का कितना आ रहा है 80 और यहाँ से 2 साल का कितना आएगा, तो भाई 40 रुपए ये हैं, 44 रुपए ये हैं, टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 84 रुपए। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या डिफरेंस क्रिएट होता है। ऐसे ही आपको आगे क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपसे कहा जाएगा 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है, तो आप मूलधन बता दीजिए, ब्याज की दर बता दीजिए। तो वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई हो, ये पॉइंट समझ में आए हो जो मैंने आप लोगों को समझाए हैं। फिर से रिपीट करा रहा हूं, सबसे मेन डिफरेंस जो CI और SI में है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में है, वो यही है कि साधारण ब्याज पे हमें जो ब्याज मिलता है वो केवल मूलधन पर मिलता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज मिलता है वो मूलधन पर भी मिलेगा और वो ब्याज पर भी मिलेगा, और ऐसा हर साल होता चला जाएगा जितने साल पर भी आप वैल्यू को चलाओगे। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हैं जो मैंने बताए हैं, और क्यों इसको चक्रवृद्धि कहा जाता है तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। साथ ही मैंने ये भी बताया कि बाकी टर्म सेम रहते हैं, ब्याज की दर भी रहेगी, समय भी रहेगा, मूलधन भी रहेगा। एक जो आपके पास मिश्रधन आता है, ये भी आपको पता है कि मिश्रधन कैसी वैल्यू होती है, तो जिसके अंदर मूलधन शामिल होता है और ब्याज शामिल होता है, वो आपकी क्या बन जाती है, वो आपकी मिश्रधन वाली वैल्यू बन जाती है। तो अगर मैं इसी मिश्रधन को चक्रवृद्धि मिश्रधन कह दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, मूलधन तो शामिल होगा लेकिन चक्रवृद्धि मिश्रधन का मतलब इसके अंदर चक्रवृद्धि ब्याज शामिल होगा। तो आप याद रखें, कहीं कहीं पर आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन भी लिखा मिलेगा
तो ये सभी क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं, आपके डाउट भी क्लियर होंगे और एक नया बढ़िया आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जहां से आप इन सभी क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेंगे। तो एक बार ये आप नोट कर लीजिए और फिर हम आज की क्लास में 4 बेसिक से क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखिए ये जो हमारे क्वेश्चन हैं ये बेसिकली 3 वैल्यू को निकालने के लिए हैं, मूलधन, मिश्रधन और ब्याज। तो अगर आपको कभी भी ये 3 वैल्यू निकालनी हो, ध्यान से आप समझ लीजिएगा, कभी आपको मूलधन निकालना हो, कभी आपको मिश्रधन निकालना हो या कभी आपको ब्याज निकालना हो, तो ये जो आपके पास मैंने 3 अलग अलग तरीके लिखे हैं, हम देखेंगे कि हम कौन से वाले से इन क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो भाई फॉर्मूले को मैं सीधा मना कर चुका हूं कि हम फॉर्मूले से क्वेश्चन को नहीं करेंगे, ये आप अपनी बुक में काफी पढ़ चुके होंगे। a बराबर p 1 प्लस r बटे 100 की पावर n, जहां a आपका मिश्रधन होता है, p मूलधन होता है, r ब्याज की दर होती है और ये n समय होता है। तो फॉर्मूले से तो हम क्वेश्चन करेंगे ही। दूसरा क्या आता है, एक मेथड है अनुपात का, बढ़िया मेथड है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये जो आपका अनुपात वाला मेथड है ये आपको केवल इन 2 वैल्यू पे कैलकुलेट करने के लिए बहुत बढ़िया है कि अगर आपको मिश्रधन निकालना है या आपको ब्याज निकालना है। भाई आपको इसमें क्या करना होता है, आपको अनुपात दे दिया जाता है कि अगर 2 साल का निकालेंगे तो आपको 2:1 याद रखना है, 3 साल का निकालेंगे तो 3:3:1 याद रखना है, 4 साल का निकालेंगे तो आपको 4:6:4:1 याद रखना है। कहने का मतलब आपको याद रखना है कि ये हर साल पे अनुपात क्या होने वाला है। और मैंने भी क्या बताया, यहां से आप दो वैल्यू को बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं, एक मिश्रधन और एक ब्याज। लेकिन ये आप कब कैलकुलेट कर पाते हैं, जब आपको क्वेश्चन के अंदर मूलधन दिया गया हो। बात समझ रहे हैं कि ये जो आपका अनुपात वाला मेथड है, यहां आपको कहा जाएगा भाई अगर 2 साल का निकालना है ब्याज तो आप 2:1 को याद रखो, 3 साल का निकालना है तो 3:3:1 को याद रखो, 4 साल का ब्याज निकालना है तो आप ये याद रखो। आपको याद रखना है, साथ ही ये आप तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब आपके पास मूलधन की वैल्यू हो, और अगर ये मूलधन ही नहीं होगा तो ये मेथड भी नहीं होगा, ये खत्म। कैसे कैलकुलेट करोगे, जब मूलधन ही नहीं है तो मिश्रधन और ब्याज कहां से निकालोगे। तो हम क्वेश्चन को अनुपात वाले मेथड से भी करने वाले नहीं हैं। किससे करेंगे, हम करेंगे फ्रैक्शन वाले मेथड से। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पिछले 3 चैप्टर मैंने आपको कराए हैं और तीनों चैप्टर में मैंने आपको केवल 2 ही मेथड सिखाए, एक 100 वाला और एक ये फ्रैक्शन वाला। तो आप देखेंगे कि इससे ये क्वेश्चन कितने आसान हो जाएंगे और कहाँ आपको आगे दूसरा मेथड मैं बताऊंगा। तो मैंने बेसिकली क्या बताया कि भाई अगर आपसे क्वेश्चन में मूलधन पूछा जाए, ये आप जरूर नोट कर लें, या आपसे मिश्रधन मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा जाए, और या आपसे ब्याज पूछा जाए, तो ये दोनों चीजें कैसी हैं, ये चक्रवृद्धि हैं, क्योंकि अब हम चक्रवृद्धि वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अगर आपसे ये तीनों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू पूछी जाती है तो हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, हम फ्रैक्शन वाले मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को बड़े आराम से समझेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और आपको समझ में आएगा कि ये मेथड क्यों मतलब इतना यूजफुल है और जहां हमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखिए क्वेश्चन है 3000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन ये आपको ज्ञात करना है। क्या दिया गया आपको, 3000 रुपए, ये आपका क्या हो गया, तो भाई ये आपका मूलधन हो गया, ठीक है। दर दी गई है 20%। तो आप क्वेश्चन में डिफरेंस भी करना सीख जाइए। क्या लिखा हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर, तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर है इसका मतलब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और आपको मिश्रधन निकालना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जो परसेंट आपको दिया गया है उस परसेंट को आप ले लीजिए और उसको आप फ्रैक्शन में ब्रेक कर दीजिए। तो भाई 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो वो होती है 1/5। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जरा याद कीजिए, प्रॉफिट लॉस पढ़ के आ रहे हो, परसेंटेज पढ़ के आ रहे हो, तो जब मैं आपको परसेंटेज का चैप्टर करा रहा था तो मैंने वहां पर आपको ये मेथड बताया है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने क्रमागत प्रतिशत वृद्धि और क्रमागत प्रतिशत कमी की एक क्लास कराई थी और वहां पर मैंने इस कॉन्सेप्ट को लगाया था। अगर आपने क्लास देखी है तो आपको जरूर याद आया होगा। और वहां हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट करते थे कि अगर हम कितने साल का पूछा गया है, 2 साल का, तो अगर हम पहले साल की बात करें तो इसको हम क्या मानेंगे भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मूलधन हो जाएगा, ठीक है।
ये सब मैं बता के आ चुका। तो इसका मतलब पहले साल की अगर बात करोगे तो मूलधन का मतलब ये आपका कितना था, 5 था। कितना बढ़ गया, 5 का 20%, यानी कितना बढ़ गया, 1, तो वो कितना हो गया, 6 हो गया। बढ़ना मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मिश्रधन हो जाएगा। बात समझ में आई भाई? आपने लिखा 5 था और 6 हो गया, तो ये 5 आपका क्या है, ये आपका मूलधन है, ये 6 क्या है, ये आपका मिश्रधन है। और जो इन दोनों में डिफरेंस आएगा भाई, 5 से 6 बना, तो किसके कारण बना होगा, वो बना होगा ब्याज के कारण। ब्याज कैसा है, तो ब्याज चक्रवृद्धि है। कितना बन गया, 1। इसी एक को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, 5 का 20% कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो ये सब हम पढ़ चुके। वापस एक बार मैं लिख देता हूं कि अगर पहले साल की बात करते हैं तो मूलधन आपका 5 था और कितना हो गया, 6 हो गया। यही काम आपको कहां पर करना है, यही काम आपको दूसरे साल पे करना है, क्योंकि ब्याज की रेट नहीं बदली है, 20% है, 2 साल का टाइम है। यानी आप वापस क्या लिखेंगे, 5 था और मूलधन से मिश्रधन कितना हो गया, 6 हो गया। इतना काम आपने कर लिया। उसके बाद आप क्या करते हैं, तो उसके बाद आप गुना करते हैं। गुना कैसे करेंगे, 5 की 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 6 की 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी, ये आपका क्या आएगा, ये आपका मूलधन आएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी क्या आएगी, ये आपका मिश्रधन आएगा। और अगर आप इन दोनों का अंतर निकाल देंगे भाई, मिश्रधन में से अगर मूलधन को घटा देंगे तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका ब्याज। कैसा ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इतना काम आपको करना है, चाहे आपका यहाँ पर 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, आपकी ब्याज की दर अलग अलग हो, कभी 20% दे दी गई, कभी 40% दे दी गई, तो हम केवल इसी एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को करेंगे। और ये 3 वैल्यू, मूलधन, मिश्रधन और ब्याज, ये देखिए आप कितनी आसानी से आप यहाँ से निकालेंगे। तो भाई हमारे अकॉर्डिंग मूलधन की वैल्यू कितनी है, 25। क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 3000। तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे भाई 25 का मान मेरे पास कितना है, तो 25 का मान मेरे पास 3000 है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करना है और मिश्रधन कैलकुलेट करना है। तो पहले अगर हम ब्याज की बात कर लेते हैं, तो भाई ब्याज कितना आएगा, 36 में से 25 को घटाया तो कितना बच जाएगा, 11। तो अगर आप यहाँ से 11 की वैल्यू निकाल देंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए भाई, 25 से काटोगे 25 एकम 25, कितने बच जाएंगे, 5, जीरो उतारोगे 25 दूनी 50, और क्या बच जाएगी, 1 जीरो बच जाएगी। ठीक है, 120 की मल्टीप्लाई 11 में कर लीजिए, तो 120 गुना 11 कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1320 रुपए। ठीक है, ये 1320 आपका क्या निकल के आया, तो ये आपका ब्याज निकल के आया। कैसा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ये मैं बार बार आपको क्यों याद दिला रहा हूं, ताकि आप साधारण ब्याज वाले चैप्टर से बाहर आ जाएं और आपको याद आए कि अब आप चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर कर रहे हैं। तो ये आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। भाई अगर मुझे मिश्रधन भी निकालना है तो मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं मूलधन में ब्याज को जोड़ दूं, तब भी मेरा क्या हो जाएगा, तब भी मेरा मिश्रधन तैयार हो जाएगा। भाई मूलधन कितना है, 3000 है, ब्याज कितना आया, 1320 रुपए आया, तो कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा, 4520 रुपए हो जाएगा। ठीक है, आ गया मिश्रधन। या फिर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जहां आप 11 की वैल्यू निकाल रहे हैं वहां आप किसकी वैल्यू निकाल दीजिए, वहां आप 36 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो अभी हमने कैलकुलेट किया, यहां से कैलकुलेशन करके कितना आया था, 120। तो 120 की मल्टीप्लाई अगर मैं 36 में कर देता हूं तो आपके पास मिश्रधन आ जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 6 72, 7 बचेंगे, 12 3 36 और 7 कितने हो जाएंगे, 43, और ये जीरो आप वापस लगा दीजिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आप केवल फ्रैक्शन को लेकर मूलधन, मिश्रधन और ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम एक बार सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को फटाफट करेंगे और केवल फ्रैक्शन वाले मेथड से करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 10,000 रुपए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर, समय आपको 3 साल का दिया गया है और आपको मिश्रधन भी निकालना है और आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है। तो भाई 10,000 रुपए आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया। आपको सिंपली क्या करना है, आपको तो केवल दर को उठाना है, वो आपको कितनी दी गई है, 10%। फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, यानी आप क्या बोलेंगे कि पहले वर्ष, अगर पहले वर्ष की बात की जाए तो मूलधन कितना है, 10, मिश्रधन कितना हो गया, 11। दूसरे साल की बात की जाए वापस कितना हो जाएगा, 10 और 11।
तीसरे साल की बात की जाएगी, फिर कितना हो जाएगा 10 और 11। क्या करना है, इनकी केवल आपको गुणा करनी है। कैलकुलेट करेंगे, ये कितना बन जाएगा 1000, ये कितना बन जाएगा, तो इसकी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे भाई 11 की 11 में मल्टीप्लाई करके आता है 121, 121 की 11 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1331। क्या क्या पूछा गया है, मिश्रधन और कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, तो वो कितना आ रहा है भाई 1000 आपका मूलधन, 1331 आपका मिश्रधन। इनको आप लिख भी सकते हैं, ये आपका मिश्रधन, ये आपका मूलधन, और जो इनका डिफरेंस आया कितना 331, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ब्याज हो गया। क्या काम करना है, केवल वैल्यू को बराबर रखना है। कैसे करेंगे, तो आपको 1000 का मान यानी मूलधन कितना दिया गया, तो आपको 1000 का मान दिया गया है 10,000। ठीक है, आप कुछ भी कैलकुलेट कर लीजिए, आप पहले ये निकाल के ले आइए। तो अगर आप ब्याज कैलकुलेट करेंगे यानी 331 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कैंसिल आउट हुई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3310 रुपए। या तो आप इसको मूलधन में जोड़ दीजिए तो आपका मिश्रधन तैयार हो जाएगा, या फिर आप क्या कहिएगा कि भाई 1000 का मान कितना दिया गया है 10,000 दिया गया है। ठीक है, किसका मान निकाल दीजिए, डायरेक्ट 1331 का मान निकाल दीजिए कितना होगा, तो वापस 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट होंगी, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 13310, और ये क्या आ जाएगा, ये आपका मिश्रधन आ जाएगा। आसान है। तो भाई ना तो आपको कोई अनुपात याद रखना, ना आपको कोई फॉर्मूला याद रखना, केवल आपको फ्रैक्शन ब्रेक करनी है। जितने साल कहे, 100 साल भी कहेगा तो आप 100 साल पर भी कैलकुलेट करके ले आओगे। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 4 साल तक के आते हैं, कि आपको 4 साल तक मूलधन मिश्रधन या ब्याज मतलब एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। क्योंकि भाई जितने ज्यादा आगे साल बढ़ते जाएंगे उतना ही क्या होता जाता है, आपकी कैलकुलेशन कैलकुलेटिव होती जाती है, टाइम लगता जाता है। तो मैक्सिमम 4 साल तक ये एग्जाम के अंदर आते हैं, बाकी आप निकाल कहीं तक भी सकते हैं केवल इसी एक कॉन्सेप्ट से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, कोई धन, अब देखिए यहाँ पर आपको मूलधन नहीं दिया गया, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाता और आप उसे अनुपात वाले मेथड से करते तो भाई कैसे करते, क्योंकि आपके पास अनुपात की वो वैल्यू तो याद है, लेकिन आपके पास अगर मूलधन ही नहीं है तो आप उस अनुपात की वैल्यू का क्या करेंगे, फिर आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको क्या बताया कि आप केवल और केवल फ्रैक्शन वाला मेथड फिलहाल याद रखिए, और आपको फ्रैक्शन कितनी दी गई है 10%, यहाँ भी 10 है, यहाँ 20 थी, 10% पे भी हम कैलकुलेट करके आए हैं। तो पहले साल पे कैलकुलेट किया, क्या कहेंगे 10 से कितना हो गया 11, दूसरे साल पे कैलकुलेट करेंगे फिर क्या कहेंगे 10 से कितना हो गया 11, तीसरे साल पे कैलकुलेट करेंगे फिर क्या कहेंगे 10 से कितना हो गया 11। तो ये आपका क्या है मूलधन, ये आपका क्या है, ये आपका मिश्रधन है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 1000, ये क्या आ गया, ये आपके अकॉर्डिंग मूलधन आ गया। ठीक है, अभी कैलकुलेट करके लाए हैं 1331, ये क्या आ गया, तो ये आपका मिश्रधन आ गया। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकल के आ गया, ब्याज निकल के आ गया। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज है, लेकिन अंतर क्या है, आपको क्या दिया गया 10% कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2662 रुपए हो जाता है। यानी कोई धन था वो 3 साल बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2662 रुपए हो गया। अब ये हो गया क्या है, तो जो भी आपका ऐसा, जो भी आपकी ऐसी लैंग्वेज आती है इतना हो जाना, तो इसका मतलब वो आपका क्या है, वो आपका मिश्रधन है। भाई कोई वैल्यू बढ़ गई तो बढ़ने का मतलब क्या हुआ, वो मिश्रधन बन गया। मिश्रधन कैसे बना होगा, उसके अंदर मूलधन शामिल होगा और उसके अंदर ब्याज शामिल होगा। तो ये सब कुछ मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट में बता के आया हूँ। जैसे ही वैल्यू आगे बढ़ जाती है वो तुरंत क्या बन जाती है, वो मिश्रधन बन जाती है। तो इतने रुपए हो गए हैं, कोई अमाउंट, कोई आपके पास धन था जो कितना हो गया 2662, तो अगर वो इतना हो गया तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो क्या है, वो मिश्रधन है। तो इस बार आपको क्वेश्चन में किसका मान दिया गया है, आपको 1331 का मान दिया गया है, कितना 2662। क्या पूछा गया है, केवल मूलधन पूछा गया है। तो मूलधन हमारा कितना है भाई, हमारा 1000 है, तो आप 1000 की वैल्यू निकाल दीजिए। कैसे कैलकुलेट करोगे, कितनी बार कट रहा है, 2 बार, 1331 का डबल होता है 2662,
मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर कितना मूलधन निकल के आया, तो 2000 रुपये आपका मूलधन निकल के आया। ठीक है, तो हमने तीनों क्वेश्चन कैलकुलेट कर लिए, हमने मिश्रधन भी निकाल लिया, हमने चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल लिया, हमने मूलधन भी निकाल लिया। ये अगर मूलधन नहीं दिया तो मूलधन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब एक बार फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, वो ये 4 साल पर आपको निकालना है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। भाई अभी मैं रेट आपके लिए बहुत सिंपल लेके आ रहा हूं, लेकिन मैंने आपको कुछ इस तरह की रेट भी बताई हुई है। 16 सही 2/3%, 12 सही 1/2%, 33 सही 1/3%, 11 सही 1/9%। तो इस तरह की रेट भी एग्जाम के अंदर आती हैं। तो इनकी मैंने आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन याद कराई हुई है, बता भी रखी है कि आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपको ये डायरेक्ट फ्रैक्शन याद होगी तो आपको बहुत आसान लगेगा ये सब चीजें कैलकुलेट करना, मूलधन, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए देख लेते हैं। मूलधन की वैल्यू आपको दी गई है 40,000 रुपए, समय आपको दिया गया है 4 वर्ष, दर है 10% की। तो आपको मिश्रधन यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन और आपको चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, तो आपको सिंपल वही 10% की फ्रैक्शन ब्रेक करनी है। यहां पर भी कितनी हो जाएगी, 1/10। ठीक है, तो इसका मतलब 10 से कितना हो गया 11, फिर 10 से कितना हो गया 11, फिर 10 से कितना हो गया 11 और फिर 10 से कितना हो गया 11। क्योंकि इस बार कितने साल हैं, तो इस बार 4 साल हैं। तो भाई जितने साल दिए जाएंगे तब तक आप इस वैल्यू को चलाओगे। इधर आप कैलकुलेट करोगे, ये आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो लगा दीजिए, तो ये आपके पास बन जाएगा 10,000। ये अगर आपको टिपिकल, अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आपको पता है कि 1331 आया था इन 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आप सिंपली क्या करिए, यहाँ पर केवल 11 रखिए, यानी 11 की मल्टीप्लाई अभी आपको करनी है। क्योंकि आपको केवल क्या बताना है, मिश्रधन बताना है और कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी भाई, आपको दिया गया है मूलधन, यानी 10,000 का मान कितना है, तो 10,000 का मान है 40,000। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और मिश्रधन निकाल के लाना है। तो अगर कभी आपके पास इस तरह की बड़ी वैल्यू आ जाए तब आप क्या करेंगे भाई, आप यहां से पहले 1 2 3 4 1 2 3 4 खत्म हुआ, यानी आपके पास 1 यूनिट का मान कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। कितना, 1 यूनिट का मान 4 निकल के आया। तो अगर आपकी कैलकुलेशन कभी बढ़ जाए तो सबसे आसान है कि आप 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। भाई 10,000 से 40,000 को काटोगे तो 4 बार कटेगा, इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना है, 4 है। तो जो आपके पास ये 1 का मान है, आपको कितने का मान निकालना है, आपको मान निकालना है 1331 गुना 11, इसका मान आपको निकालना है। कितना टोटल है, 1 का कितना आया 4, तो ये जो टोटल है इसमें आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। भैया आप यही तो करते, जो वैल्यू यहाँ पर आती उसको आप यहाँ रखते मल्टीप्लाई करके, तो तब भी आप क्या कर रहे हैं, तब भी आप 4 से गुना करते, तब भी आप 4 से गुना कर रहे हैं। कर लीजिए कैलकुलेशन, पहले 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 एकम 11, 1 बचेगा, 11 तिया 33 और 1 34, 3 बचेंगे, 11 तिया 33 और 3 36, 3 बचेंगे, 11 एकम 11 और 3 14। ठीक है, अब किसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब 4 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 छक 24 और 1 25, 4 चौक 16 और 2 18, 4 एकम 4 और 2 4 एकम 4 और 1 5। तो ये कितना आ जाएगा, 58,564 रुपए। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका मिश्रधन बन गया, क्योंकि आपने किसका मान निकाला है, 1331 गुना 11 का मान निकाला है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा गया है। तो भाई सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको दोबारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। या आपने मिश्रधन निकाल दिया, इसमें से अगर आप मूलधन को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। तो कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास कितना आ जाएगा, तो भाई ये आपके पास आ जाएगा 18,564 रुपए। एक बार आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। चलिए आज हमारी ये पहली क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की कंप्लीट होती है। कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझे और एक तरीका मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो, अगर आपको मूलधन, मिश्रधन या ब्याज कैलकुलेट करना है तो आप केवल और केवल फ्रैक्शन को याद रखिए। इस एक तरीके से आप कितने ही साल का मूलधन, मिश्रधन और ब्याज बड़े आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे।
आगे मैं आपको और भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन हम कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर करेंगे। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। और एक बहुत ही बढ़िया मेथड मैं आप लोगों के लिए लेकर और आने वाला हूं, जहां पर आप इनसे अलग जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो हर टाइप का क्वेश्चन आप उस मेथड से कर लोगे। तब तक आप इस कॉन्सेप्ट की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और आपकी बुक में जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पर आपको मूलधन, मिश्रधन या ब्याज कैलकुलेट करना है और आपके पास दर दी गई हो, वो कैसी भी दर हो, वो चाहे आपकी किस तरह की दर हो, 12 सही 1/2, 16 सही 2/3, तो ये सब भी आप बड़े आराम से इस कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट कर लेंगे। तो बढ़िया से पढ़िए। पहली क्लास को अच्छे से देख लिया होगा आपने, कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए और इन सभी क्वेश्चन को अपनी बुक से आप कर लीजिए। अगली क्लास के अंदर मैं कुछ एग्जाम वाले क्वेश्चन वापस लेकर आऊंगा, जैसा मैं आपको हर बार कराता हुआ आ रहा हूं। तो बढ़िया से पढ़िए। कोई भी आपको डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और अगर आपको आज के कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं, आपको एक तरीका बढ़िया लगा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोकवानी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी कराइए। कोई भी उनको डाउट क्रिएट हो रहा है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, या कोई भी अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही है। अगली क्लास में एग्जाम वाले क्वेश्चन के साथ फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।